फ्रिक्शन, हिंदी में इसको घर्षण कहते हैं। घर्षण। और घर्षण क्या है? हम क्या देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी का जब विरोध करता है तो कहता हम पूरब जाएंगे, कहता नहीं जाने देंगे, कहता ठीक है पश्चिम जाएंगे, कहता नहीं जाने देंगे, कहता ठीक है तो हम उत्तर जाते हैं, कहता नहीं जाने देंगे। इसका मतलब ये है कि हमेशा कोई भी उसका जो मानसिक गति होती है उसका विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है कि जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर रखते हैं, एक दूसरी सतह पर रखते हैं, तो वह एक दूसरे के आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो उन सतहों के बीच ऐसा जो गुण आता है, देखिए ये अंग्रेजी में है, इसको आप लिख लीजिएगा और नोट्स बनते चला जाएगा। ये नोट्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ध्यान से सुनिए। द प्रॉपर्टी ऑफ टू सरफेसेस इन कंटैक्ट by virtue of which it always opposes the relative motion between two surfaces. Okay, this is the friction. अब फ्रिक्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, घर्षण की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको जानिए। Why does friction arises? तो हम देखते हैं कि कोई भी सतह लेते हैं, मेरे लिए तो बहुत स्मूथ है, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक विजन करेंगे तो हम देखते हैं क्या कि उसका सतह जो है कुछ इसी को बड़ा बनाते हैं, इस तरह से बना हुआ है, रफ है। रफ कहने का मतलब ये पिक है और ये वैली है। तो इस तरह से पिक और वैली रहता है। अब दोनों सतह में पिक और वैली है, ये स्वाभाविक तौर से। तो जब एक सतह पर दूसरे सतह को रखते हैं तो क्या होता है, ये पहला सतह और दूसरा सतह इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक के पिक में दूसरा का वैले और दूसरे के वैले में तीसरा का पिक जो है समा जाता है और वही आपेक्षिक गति का विरोध करता है, एक दूसरे के आवागमन को रोकता है। तो इस प्रकार से जो पिक और वैली एक दूसरे में समाता है, यही दोनों सतहों के फ्रिक्शन का कारण है, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहां पर देखिए क्वेश्चन बना दिए, उसका आंसर यहां पर दे दिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब है क्या कि फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं, द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर ऐसे तो हैं प्रकार, लेकिन यहां मुख्य रूप से हम दो प्रकार पर ही विचार करेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, देखिए यहां चित्र में दर्शाया गया है कि एक सतह पर दूसरा सतह इस प्रकार से रखी है, जब इसमें फोर्स लगाते हैं तो यह खिसकता है, सरकता है।
इसको सर्पिल गति भी कहते हैं, रेंगता है और दोनों सतहों के बीच ये फ्रिक्शन लगता है। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि ये सतह है, इस पर कोई बॉल रखा हुआ है, सपोज किया, इसमें बल लगाते हैं तो ये तब यह आगे की ओर गति करती है, नहीं तो कहीं न कहीं पर रुकी हुई रहती है। रुकने का कारण है फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को दर्शाया गया है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर सरकती है, खिसकती है, स्लाइड करती है, तो यही स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर होता है किसी भी फ्रिक्शन से, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन से। रोलिंग फ्रिक्शन को भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ उसका डिफिनीशन दिया हुआ है। व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर a surface, then the friction so offered by the surface is known as rolling friction. जब कोई पिंड किसी सतह पर लोटन गति करती है तो उस समय दोनों सतहों के बीच जो घर्षण लगता है उसे ही हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन होते चला जाएगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के प्रकार में ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन के प्रकार को हम लोग देखेंगे। सर्पिल गति में जो फ्रिक्शन होता है वो देखेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे स्थैतिक। देखिए यहाँ लिख देते हैं, स्थैतिक घर्षण, पहला। दूसरा है लिमिटिंग, मतलब चरम घर्षण, चरम घर्षण। और तीसरा है गतिक घर्षण। तीसरा है गतिक या गतिज ले लीजिए, गतिज घर्षण। ठीक है, ये तीसरा है। इसको हिंदी भी बनाते चले जा रहे हैं, नोट करते चले जाइएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम देखते हैं जब किसी सतह पर, ये एक सतह है, ये एक वस्तु रखी हुई है, तो किसी भी सतह पर कोई वस्तु रखी रहती है और दोनों की आपेक्षिक गति 0 होता है, और उस स्थिति में जो दोनों सतहों के बीच घर्षण लगता है उसी को हम कहते हैं स्टैटिक, हिंदी में स्थैतिक घर्षण। ये आपका नोट्स है, उसका उतार लीजिएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको थोड़ा सा गौर से समझिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ है, चरम घर्षण क्या चीज़ है, इसको जान लीजिए। जब वस्तु किसी सतह पर रखी रहती है, उस पर बल लगाते हैं तो उसके सतहों के बीच
जो घर्षण लगता है, अगर वस्तु स्थिर है तो वो घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। अब वही वस्तु चलने की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, चलती नहीं है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, इट एक्वायर्स द पोजिशन जस्ट टू स्लाइड, देन द फ्रिक्शन सो कॉल्ड इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि चरम घर्षण को स्थैतिक घर्षण का महत्तम मान है। देखिए यह सब लिखा हुआ है अंग्रेजी में, हिंदी में मेरे द्वारा बताया जा रहा है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और रही नोट्स की बात, तो यही आप जो है अपने पेज पर इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा इसको, तो वो आपका नोट्स बनते चला जाएगा, अलग से नोट्स देने की भी आवश्यकता नहीं होगी, इसी वीडियो में शामिल है। अब यहाँ पर है कि हम चरम घर्षण को बताए। चरम घर्षण, चरम घर्षण मतलब स्थैतिक घर्षण के महत्तम मान को चरम घर्षण कहते हैं, ये तो आप जान गए। अब चलिए चरम घर्षण का मान इसीलिए चरम पड़ा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सभी घर्षणों से अधिक होता है। यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए इसको, देखिए ये कोई सतह है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ से एक रस्सी गुजरने देते हैं और ये रस्सी एक पुली से गुजरती है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक वाट रखने की व्यवस्था लगा देते हैं। अब है क्या, अभी ये स्थिर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण में चले आए आप। अब इस पर हम क्या करते हैं कि वाट को रखते चले जाते हैं, वाट के मान को बढ़ाते चले जाते हैं। हम देखते हैं क्या कि मान लीजिए 10 ग्राम रखे, नहीं चला, 20 ग्राम रखे, नहीं चला, 10 ग्राम में भी ये स्थैतिक फ्रिक्शन में है, 20 ग्राम में भी स्थैतिक फ्रिक्शन है, 25 ग्राम रखे, नहीं चला, 30 ग्राम रखे तो देखते हैं कि थोड़ा सा हरकत आ गई, चला नहीं, मतलब जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। अब क्या करते हैं कि इसको हल्का सा छू देते हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, या यूँ कहिए कि हम 31 ग्राम 1 ग्राम और बढ़ा दिए, तो देखते हैं कि ये जो है ना चलता है नहीं चलता, चलता है नहीं चलता, इस तरह का स्थिति को एक्वायर कर दिया, जस्ट टू मूव एंड डजंट मूव, इस स्थिति को एक्वायर करके। तब क्या होता है, इसी परिस्थिति में जो यहाँ पर दोनों सतहों के बीच जो घर्षण लगता है वो स्थैतिक घर्षण लगता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, स्थैतिक घर्षण का महत्तम मान को लगता है। ठीक है, तो चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी आप उतार लीजिएगा, और मेरी आवाज़ जो हिंदी में होती है, अगर हिंदी वाले लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिखिएगा कि जब कोई पिंड, ध्यान से सुनिए, किसी सतह पर रखी रहती है, वस्तु में गति उत्पन्न करने वाले बल को बढ़ाते चले जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वस्तु सतह पर रेंगने की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, चलने की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। इसी को हम यहाँ पर लिखे होंगे जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू मूव, इट एक्वायर्स द पोजीशन जस्ट एक्वायर्स टू मूव। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या कहेंगे कि चलने की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। ये इस
चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलने की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, तो इस समय जो वस्तु और सतहों के बीच, दोनों सतहों के बीच जो घर्षण लगता है वो चरम घर्षण होता है। हिंदी वाले, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उतार लीजिएगा, ठीक है। अब चले आते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। उसमें हम लोगों ने देखा कि सतह पर वस्तु रखी हुई है, वो एक रस्सी गुजारे, ये घिरनी से लगा दिए और इस पर वाट रखने की व्यवस्था है, तो 31 ग्राम तक रख दिया, फिर भी ये जो है चलने के लिए तैयार हुआ लेकिन चला नहीं। अब जो ही 1 ग्राम और बढ़ा देते हैं, 32 ग्राम कर देते हैं, तो यह स्लाइड करने लगता, मूव करने लगता। अब मूव करने की स्थिति में दोनों सतहों के बीच जो घर्षण लगता है, उसी घर्षण को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं, गतिज घर्षण कहते हैं, है ना। पहले भी लिख दिया था मैंने, यहाँ भी लिख देते हैं हिंदी में, गतिज घर्षण, ठीक है। तो इसको गतिज घर्षण कहते हैं। गति के कारण जो जन्म लेता है घर्षण। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने की बात है, अब क्या करते हैं कि देखिए, ये रस्सी है, ये पुली है, यहाँ पर वाट रखने की व्यवस्था है, मैंने यहाँ पर 32 ग्राम रख दिया, ये चलने लगा। अब क्या करते हैं कि 1 ग्राम करके उतारते चले जाते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा इसमें कि जब 31 ग्राम को प्राप्त कर लेता है फिर भी चल रहा है, जब 30 ग्राम हो जाता है वजन फिर भी चलता है, जब 29 ग्राम हो जाता है फिर भी चलता है, जब 28 ग्राम हो गया फिर भी चला। जबकि देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में जो है ना, मान बढ़ाते चले गए थे और 31 ग्राम तक नहीं चला था, लेकिन जब गतिज घर्षण आ जाता है, गति इसमें आ जाती है, तो क्या होता है कि वाट के मान को घटाते चले गए फिर भी चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 25 ग्राम तक कर दिए फिर भी यह देखते हैं मोशन को पकड़े हुए हैं। तो होता क्या है ऐसी परिस्थिति में, एक चीज़ ध्यान दीजिए, घर्षण का जो कारण है, कारण क्या है, पिक एंड वैली, दूसरे का सतह का इसमें पिक एंड वैली एक दूसरे से समा जाता है। अब हम एक पिक और एक वैली पर विचार करते हैं। इसमें देखिए अब है क्या, ध्यान दीजिए, ये हमने एक पिक बनाया, अब दूसरे का वैली लेते हैं, तो ये पिक इसके वैली में समाया हुआ है, ये पिक इसके वैली में समाया हुआ है, गड्ढे में समाया हुआ है। अब फोर्स का मान जब बढ़ाते चले जाते हैं तो होता क्या है, यह धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, ये धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, इस तरह का पोजीशन प्राप्त कर लेता है, ये पिक यहां पर पहुंच जाता है। और क्या होता है, अब एक समय आता है जब दोनों एक दूसरे के पिक पर चला आया तो मोशन स्टार्ट हो जाता है। जब थोड़ा सा भी एक दूसरे के पिक से नीचे रहता है इस तरह से, तो वो नहीं चलता है। तो यहाँ भी स्टैटिक था, यहाँ भी स्टैटिक था, यहाँ भी स्टैटिक था,
और जब दोनों एक दूसरे के पिक पर चला आता है तो चूंकि अब घर्षण रहेगा ही नहीं, एक दूसरे को जो बाधा उत्पन्न करता है, बाधा ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये इधर चलना चाहेगा, ये इधर, दोनों एक दूसरे पर प्रतिक्रियात्मक बल लगाता नहीं चलता है। ठीक है। लेकिन जब मोशन पकड़ लेता है तो मोशन पिक टू पिक हो जाता है, अब घर्षण नहीं रहा, गड्ढे में एक दूसरे का पिक एक दूसरे में के गड्ढे में नहीं समाया हुआ। और तब क्या होता है, जब मोशन पकड़ लेता है तो पिक टू पिक ही, ये पिक टू पिक स्थिति चली आती है और तब वह मोशन पकड़ लिया और कभी वैली में नहीं समाया, वो छलांग लगाते चला गया। जब एक निश्चित गति को तो इस तरह से क्या होता है कि जानते हैं, जब गति पकड़ लेता है तो उस समय फ्रिक्शन का मान बहुत कम हो जाता है। तो डायनेमिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान बहुत ज़्यादा होता है और डायनेमिक फ्रिक्शन का मान बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए ये नोट है, उतार लीजिएगा। अब चलते हैं कि घर्षण के नियम को देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि क्या है, घर्षण एक दूसरे के आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अगर ये इधर चलना चाहता है तो कहता नहीं जाने देंगे, घर्षण ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर यही जो है कहता ठीक है हम उधर नहीं चलेंगे, इधर चलेंगे, तो घर्षण जो है इधर लगने, जस्ट ऑपोजिट टू द मोशन ऐसा लगने लगता है। तो फ्रिक्शन एक्ट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स या फोर्स विच वांट्स टू प्रोड्यूस द मोशन इन द बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक है। दूसरी बात है कि फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर यहाँ पर निर्भर नहीं करता। मान लिया कि ये एक वस्तु है, ये एक सतह है और इसमें क्या करते हैं, ये एक वस्तु लेते हैं, तो ये पहला सतह हुआ, ये दूसरा सतह हुआ, ये तीसरा सतह हुआ। जब सतह एक पर रख देते हैं और घर्षण के मान को निकालते हैं, फिर सतह 2 पर रखते हैं, फिर घर्षण के मान को निकालते हैं, सतह 3 पर रखते हैं, सतह 1 ज़्यादा बड़ा है उससे कम सतह 2 है, उससे कम सतह 3 है। तो तीनों सतहों देखते हैं क्षेत्रफल अलग अलग है, फिर भी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में घर्षण का मान समान आ रहा है। इसका मतलब कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब तीसरी बात है कि घर्षण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो हम वस्तु को रखे हुए हैं सतह पर, वो वस्तु किस पदार्थ के बने हुए, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये अलग अलग तरह का मटेरियल है। ठीक है। तो समान द्रव्यमान का वस्तु रहते हुए भी दोनों सतहों के बीच जो घर्षण लगता है अलग अलग मटेरियल के लिए वो अलग अलग होता है, अलग अलग पदार्थों से बने हुए वस्तु के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में इसको मैंने लिखा है, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल बाय विच इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। घर्षण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अलग अलग पदार्थ के लिए घर्षण अलग अलग होता है।
तो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर और द मटेरियल बाय विच इट इज कंस्टिट्यूटेड। घर्षण निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर कि कौन सा पदार्थ है, लोहा के लिए अलग होगा, तांबा के लिए अलग होगा। ठीक है, चलिए चौथी बात यहाँ पर है कि फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ध्यान दीजिए। ये एक सतह है, यहाँ पर कोई पिंड रखी हुई है, इसका भार नीचे की ओर mg है। तो ये सतह पर इस mg को विरोध करने के लिए न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार सतह के लंबवत रूप से एक बल लगता है। तो यही बल क्या कहते हैं, इसी बल को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ एक्शन जितना होगा नॉर्मल रिएक्शन उतना होगा, और नॉर्मल रिएक्शन जितना होगा घर्षण उतना ही होगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये नॉर्मल रिएक्शन के हमेशा समानुपाती होता है। जैसे इसको ऐसे भी समझा सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। देखिए ध्यान दीजिए। अब आपके पास जो है एक सतह है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो ये अभी इसका भार कितना है, m1g मान लिया। अब एक ठो वस्तु और रख दिया इस पर, या हाथ से दाब दिए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, m2g। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन जो है मान लें कि n1 था, पहले केस में नॉर्मल रिएक्शन n1 था, दूसरे केस में नॉर्मल रिएक्शन n2 है, और भार को बढ़ा दिया इसके, तो ये मान लिया कि n3 है। तो n3 ग्रेटर देन n2, n2 ग्रेटर देन n1, यहाँ पर देखते हैं। तो इस केस में फ्रिक्शन जो है बढ़ते चला जाएगा। अगर n1 के केस में फ्रिक्शन F1 है, n2 के केस में फ्रिक्शन F2 है, n3 के केस में फ्रिक्शन F3 है, तो फ्रिक्शन भी बढ़ते चला जाएगा। उसी को हम यहाँ फिर से लिखते हैं कि ये मान लिया कि n1 के लिए फ्रिक्शन F1 आया, ठीक है। n2 के लिए फ्रिक्शन F2 आया, n3 के लिए फ्रिक्शन F3 आया, ठीक है। तो ये बड़ा है, n3 बड़ा है n2 से, n2 बड़ा है n1 से, तो यहाँ F3 भी बड़ा है F2 से, F2 बड़ा है F1 से। तो यहाँ उसी को मैंने लिखा कि नॉर्मल रिएक्शन जो जो बढ़ता चला जाएगा फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यही अब क्या करते हैं कि यहाँ पर एक समानुपाती के चिन्ह को हटाने की परिपाटी रहती है, तो वो हटाते हैं तो एक बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट देते हैं। इसी कांस्टेंट यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसका मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, और इसको यहाँ पर कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हिंदी में कहते हैं घर्षण गुणांक। तो यहाँ गणितीय स्वरूप इसका देख लिए चौथा नियम से, तो इसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे कि देखिए, अब मान लें कि F/N है, तो यहाँ म्यू है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को निकाल लिए, फ्रिक्शन को निकाल लिए उसके अनुदिश, और दोनों का रेशियो जो देते हैं वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। यानी प्रति एकांक अभिलंब प्रतिक्रिया के लिए जो घर्षण हमें मिलता है, उन दोनों के उसी घर्षण को क्या कहते हैं, हम
कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए, अब चलते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, है ना। एक टर्म आता है एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण क्या चीज़ है। तो देखिए, अब है क्या कि ये सतह है, ए भी सतह है, अभी क्षैतिज रूप से है, एक वस्तु को रख देते हैं। अब इस सतह का इंक्लाइनेशन को बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है, इंक्लाइनेशन को बढ़ाते चले जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है एक विशेष कोण के लिए यह अबाउट टू स्लाइड होने लगता है, चलने की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। तो यही जो चलने की स्थिति को प्राप्त कर ले, उस स्थिति में जो क्षैतिज के साथ एंगल बनाया जाता है, उसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पर लिखा हुआ, अंग्रेजी में हम लिखे हैं, देखिए हम हूबहू नहीं पढ़ करके हम अपने तरफ से इसको बोलते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्रेजुअली inclined या made inclined, its inclination gradually increase, then a time comes body acquires the position just to slide। बॉडी जो है वह उस पोजीशन को प्राप्त कर लेता है कि यह चलने लगे। उस तो चूंकि यह आनत सतह है, झुकी हुई तल है, और एक निश्चित यही कोण जो बनता है जब बॉडी चले नहीं। यहाँ पर एक बात है कि बॉडी चले नहीं, चलने की स्थिति को प्राप्त कर ले, तो वही झुकाव कोण क्षैतिज के साथ उसका झुकाव कोण जो बनता है, उसी झुकाव कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण। मतलब यहाँ विराम है। चलिए, अब आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को इस तरह से समझिए कि ये सतह है, ये पिंड है, ये गति उत्पन्न करने वाला बल आरोपित कर रहे हैं। दोनों सतहों के बीच ये घर्षण बल है, ये इसका भार है, और इसमें जो अभिलंब प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई N, ठीक है। ये चार तरह के बल को बताया। जब F इस F के बराबर हो जाती, N तो mg के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये स्थिर है, यानी स्थिरता की कल्पना यहाँ पर ये पर इस तरह से है कि फोर्स एक्टिंग अपॉन द बॉडी, द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस फोर्स एक्टिंग या वेक्टर summation of this force acting upon a body, if it is zero then body will be rest। यानी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग शून्य होता है, तो क्या होता है कि पिंड विराम में होती है, वो गति नहीं करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम लेके चलते हैं नॉर्मल, फिर से इस चित्र को उद्धृत करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, ये अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है, और ये फ्रिक्शन। तो अब अभिलंब प्रतिक्रिया और फ्रिक्शन, ये दो बल हैं, इन दोनों से एक क्या बना दिए, चतुर्भुज बना दिए। तो दोनों के मिलन बिंदु से
एक डायगोनल खींच देते हैं, कर्ण खींच देते हैं, और ये कर्ण जो है अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है, यही इसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। कहीं कहीं पर अलग अलग किताबें अलग अलग नोटेशन देता है, इसमें आप जो है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोगों ने देख लिया। इसको हिंदी में परिभाषित हम करते हैं। देखिए कैसे परिभाषित करेंगे कि वस्तु पर लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का परिणामी जो अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ कोण बनाते हैं, उसी कोण को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का कोण कहते हैं, ठीक है। इस वीडियो को सुन करके आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, और अंग्रेजी में तो मेरे द्वारा दिया ही गया है। यहाँ पर भी देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस एंड ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट along the surface. The block is just acquires the position to slide, ठीक है। यहाँ पर then the angle, ये angle between normal reaction and the resultant, ये resultant R, इसको R से डिनोट करें, of the normal and friction is called angle of friction, ठीक है। यहाँ पर रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, तो वो रिजल्टेंट किसका है, ये नॉर्मल और फ्रिक्शन का है। रिजल्टेंट ये किसका है, ये नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, ठीक। अब यहाँ पर हम एक त्वरण की गणना करेंगे। जब किसी सतह पर आनत सतह है, झुकी हुई तल है, कुछ न कुछ कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, और वस्तु चलने लगती है, यह ए त्वरण को प्राप्त करती है, तो ए त्वरण का मान की गणना करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आनत तल पर है, तो वस्तु को पृथ्वी हमेशा केंद्र की ओर खींचती है, और वो केंद्र की ओर खींचती है, तो वो बल mg हुआ, भार हुआ, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा सतह पर अभिलंब 90 का कोण बनाते हुए लगती है। तो ये mg होता क्या, दो विघटकों में टूट जाती है, दो कंपोनेंट में। ये थीटा है, तो देखिए ज्यामिति से निकालिएगा आप, ये भी थीटा होगा, ये कोण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, समझे। और इधर की ओर जो लगेगा वह, इधर की ओर जो बल लगेगा वह mg sin थीटा। यही mg sin थीटा के कारण ही, चलिए फिर से इस पिक्चर को बनाते हैं, बड़ा पिक्चर बनाते हैं ताकि देखने में आसान हो। ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाए। हम क्या बोले कि अभिलंब प्रतिक्रिया, ये
ऐसे है, ये mg के कारण अभिलंब प्रतिक्रिया होगा। लेकिन यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया सतह चूंकि तिरछी है तो सतह पर अभिलंब लगेगा, नामे है अभिलंब प्रतिक्रिया, तो इधर लगेगा। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये एंगल जो है, ये एंगल दोनों बराबर होगा। तो ऐसी परिस्थिति में mg दो घटकों में टूट जाता है। यहाँ पर mg साइन थीटा, सॉरी, इसमें जो है mg कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा, mg कॉस थीटा इधर, और इधर जो है वह क्या होगा, mg ऐसे पिक्चर में बनाया हुआ, दिखाया हुआ अच्छी तरह से, ये साइन थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता है, और गति इसमें इधर होती है। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, गति इधर होती है, तो स्वाभाविक रूप से mg साइन थीटा f से बड़ा होता है। अब कितना से बड़ा होगा, तो यहाँ पर जो है ये सब लिखा हुआ है, आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो mg साइन थीटा माइनस एफ इतना से बड़ा होता है। मान लें कि इधर 10 न्यूटन लगता है, इधर 7 न्यूटन लगता है, तो 10 माइनस 7 होगा, तो mg साइन थीटा माइनस एफ। और तब ये कितना होगा, वास्तव में ये भी तो बल है, 10 न्यूटन घटाओ 7 न्यूटन बराबर 3 न्यूटन, इस तरह से वो भी बल होता है। तो ये भी बल, तो परिणामी बल इसमें कितना होगा, अगर पिंड की मात्रा m है और इसमें त्वरण a उत्पन्न हुआ, तो ये इसके बराबर। ये चलिए दिखाते हैं, उधर लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर mg साइन थीटा है ना, mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा के बारे में बताएं कि यह सतह के समानांतर नीचे की ओर लगता है, और यह सतह के अभिलंब नीचे की ओर लगता है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, चूंकि mg साइन थीटा जो है, mg साइन थीटा ग्रेटर देन f, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, तो इसीलिए बड़ा राशि में छोटी राशि को घटाते तो कुछ न कुछ मिलता है, तो यही क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा नीचे की ओर ma। समझे ना। अब 1 नंबर समीकरण यहाँ लेके चले, फिर आगे के स्लाइड में देखते हैं। ये ma के बराबर हुआ। ठीक है। अब अभिलंब प्रतिक्रिया जो है वह क्या था, याद कीजिए, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर इधर लगा था mg, और यही mg जो है, ये mg, और इधर लगा था mg cos थीटा, और अभिलंब प्रतिक्रिया ये है, तो n जो है वह mg cos थीटा के बराबर होगा। इसी को यहाँ पर लिखा गया है, mg बराबर, और अब हम जानते हैं क्या कि f बराबर म्यू n होता है। ठीक है। तो n का मान बैठा देंगे तो फ्रिक्शन का मान निकल जाएगा हमको ना। तो यहाँ पर n का मान कितना है, ये cos थीटा, देखिए n का मान यहाँ पर दिया हुआ है cos थीटा। ठीक है, उसको बाद में भी बैठा सकते हैं आप। तो यहाँ पर ऐसे भी चलाएगा, f बराबर म्यू mg cos थीटा, इतना चलाया। तो अब वो जो सूत्र था 1 नंबर समीकरण, यही ये 2 नंबर समीकरण से लेते हैं, तो f का मान
यहाँ पर बैठाते हैं। तो f का मान यहाँ पर इतना है, f का मान यहाँ से बैठा देंगे। ठीक है, तो ये मान समीकरण 2 में रखते हैं तो ये चलाता है। देखिए अब म्यू एन का मान वही एन का मान एम जी कॉस थीटा था, उस एम जी कॉस थीटा को यहाँ पर रख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें त्वरण का मान निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज फ्रिक्शन में जो चैप्टर है वो देख चुके हैं, है ना।